चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन और ये कैपिटल गेन चैप्टर की जान है। आपको एग्जाम में कैपिटल गेन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एग्जाम्पशन आएगी ही आएगी, ऐसा मानकर चलिए। और एग्जाम्पशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सेक्शन कोड करना है, जैसे सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54EE क्या है आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम जो बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं वो 54 पर बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं। अगर हमें 54 समझ में आ गई, बाकी सब वैसी है। तो जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं वो हम 54 में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा आराम से, तसल्ली से। और एक बार 54 एग्जाम्पशन हमें समझ में आ गई तो सब आ गई, ये मानकर चलो सब सेम है। बस थोड़ा सा इतना सा फर्क है कि मैं अगर एग्जाम्पशन नंबर 54 आपको पढ़ाने में आधा घंटा लगा रहा हूँ, 1 घंटा लगा रहा हूँ, तो बाकी सबको पढ़ाने में 5 मिनट लगेंगे। इतना सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आप ज्यादा ध्यान लगाइए 54 को समझने में, ठीक है। तो एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स, तो एग्जाम्पशन पर अगर हम बात करें तो कुछ तो असेट ही कैपिटल असेट नहीं होती। हमने कैपिटल असेट का मीनिंग पढ़ा था, तो कुछ तो असेटिक कैपिटल असेट नहीं होती, तो उस पर तो कैपिटल गेन निकलता ही नहीं है। जैसे स्टॉक इन ट्रेड हो गया, पर्सनल मूवेबल असेट हो गया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गया। तो एक तो वो एजम्पशन हो गई कि वो तो नहीं है, तो कोई एसेट ही वहां पर आता है। ट्रांसफर कुछ ऐसी एग्जाम्पशन है जहां पर ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानते। जैसे गिफ्ट दिया तो वहां पर हम ट्रांसफर, है ना, तो वहां पर भी कैपिटल गेन नहीं लगा, वो दूसरी की हो गई एक तरीके से, जहां पर ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल असेट भी है, ट्रांसफर भी है, कैपिटल गेन निकल भी गया, के बाद भी छूट मिलेगी। तो वी विल नाउ डिस्कस केसेस वेयर देयर इज ए ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, लेकिन फिर भी हम फ्री करा सकते हैं, छूट ले सकते हैं सेक्शन 10 में और सेक्शन 54 की सीरीज में। तो सेक्शन 10 भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। हमारा एक अलग से चैप्टर था एग्जाम्पशन का, वैसे तो वो चैप्टर 3 यहाँ नहीं है, चैप्टर का नंबर आता है। लेकिन उसमें क्या है कि सब लोग पहले एग्जाम्पशन पढ़ाते हैं, लेकिन उसको अलग से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती चैप्टर को, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में उसके पार्ट आते रहते हैं। जब हम लास्ट में उसे पढ़ेंगे तो आपको, जब हम पढ़ाने लगेंगे, आप कहेंगे हाँ हमें तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा वो पढ़ चुके हो। जैसे सैलरी में भी हमने लीव एनकैशमेंट पढ़ा, उसमें क्या क्या एग्जाम्प्ट होता है, ग्रेजुटी कितना एग्जाम्प्ट होता है, वो भी सेक्शन 10 का पार्ट है। तो अगर हम सबसे पहले बिना सैलरी पढ़े ये पढ़ने लगे कि इतना ग्रेजुटी एग्जाम्प्ट होता है, इतना लीव एनकैशमेंट, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो ज्यादातर कई लोग ऐसा कराते हैं, उसका सेंस ही नहीं है। जब आपको वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, आपको ये बताता रहूं ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, उसका फायदा क्या है। तो बजाय उस चैप्टर को स्टार्टिंग में एक साथ पढ़ने के, हम ग्रेजुअली हर चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 क्या कहता है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 आपसे कहता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, कि अगर आपका लैंड कंपलसरी एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट तो आपको छूट मिलेगी। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता है। तो अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उस पर ट्रांसफर होगा या नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पशन कह रहे हैं, इसका मतलब ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एसेट क्या होता है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका सेंस क्या है, ये कौन सा होगा, अर्बन होगा। अर्बन क्यों, अर्बन क्यों होगा, क्योंकि रूरल जो होता है वो तो हमारा
अर्बन होगा ना यहाँ, क्योंकि जो अर्बन, रूरल वाला तो हमारा एग्रीकल्चर लैंड होता ही नहीं, ठीक है। This section provide the exemption from capital gain if agricultural land is compulsory acquired by the government. एक तो क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर किया। अगर आपने किसी को बेचा है तो सेक्शन 1037 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपल्सरी एक्वायर होना जरूरी है। दूसरा जरूरी चीज क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, जब 2 साल से ज्यादा आपके पास रहता है और उसको ट्रांसफर करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल या एचयूएफ को ही ये एग्जम्पशन मिलेगी। चौथी कंडीशन क्या है कि उस पे कम से कम 2 साल जो ट्रांसफर कर रहा है वो या उसके पेरेंट्स ने इस पर क्या किया हो, इस पर एग्रीकल्चर वर्क किया हो। और जब हम बात कर रहे थे कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए, तो कंपनसेशन, ये जो हमारा कंपनसेशन अगर हमें 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद में हमें मिला है तभी हमें एग्जम्पशन मिलेगी। अगर ये कंपनसेशन पहले मिल चुका है तो हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ हमें पहले मिल गया हो, कुछ बाद में, मतलब बाद में मिलना जरूरी है। डेट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है, कौन से दिन आपको ये कंपनसेशन मिला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लैंड एक्वायर हुआ है वो गवर्नमेंट जो कंपनसेशन दे रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई अप्रूव करेगा, उसी से रिलेटेड है। तो ये सारी की सारी कंडीशन लगेंगी तभी आपको छूट मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 31, मिस्टर एक्स के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है 6 लाख रुपए का लखनऊ में। अब लखनऊ शहर है तो अर्बन लैंड हो जाएगा वो। उस पर 10 साल हो गए लगभग एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। कंडीशन में 2 साल है, या तो 10 साल से यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है, लॉन्ग टर्म भी है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और कंपनसेशन डिसाइड हुआ 10 लाख, कंपनसेशन मिला 1723 को। हमने एक स्पेशल केसेस जब हम सेक्शन 45 में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कंपल्सरी एक्विजिशन का एक स्पेशल केस पढ़ा था, जहां पर लिखा था कि ये टैक्सेबल उस ईयर में होगा जहां पर कंपनसेशन या उसका पार्ट आपको पहली बार मिला है। तो ये उसी साल एक्वायर हुआ है, मिल भी गया है। तो हमें बताना है कि ये, देखो सेक्शन 10 जो है और सेक्शन 54 में क्या फर्क है। सेक्शन 10 ये कहता है कि वो एग्जेम्प्ट है, मतलब उसको कैलकुलेट करने, और जो सेक्शन 54 है वो कहता है कि कैलकुलेट करने के बाद में हम आपको छूट दें। तो सेक्शन 1037 क्या कहता है कि वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, कंपल्सरी एक्विजिशन अर्बन लैंड का है और ये 2 साल से यूज भी हो रहा है। सेक्शन 37 कहता है कि एंटायर कैपिटल गेन जो भी होगा वो फुली एग्जम्प्ट होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। कंपनसेशन 25 लाख तय हुई, लेकिन 10 लाख रुपए इन्हें 2003 में मिल गया। अब हमारे को एक डेट याद रखनी है, 1/4/2004। अब उससे पहले जो मिल गया वो तो टैक्सेबल हो गया, है ना। और जो बैलेंस मिला 6/4/2004 को, वो एग्जम्प्ट हो गया होगा। आर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन, और उसने सूट किया और कंपनसेशन 5 लाख से बढ़ गई, वो इस साल मिली, वो भी फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो हमें केवल क्या करना है, केवल 3-4 वाला कैलकुलेट करना है, और उसके अलावा कोई कैलकुलेट हमें करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ही फ्री हो जाए, ठीक है।
तो ये कौन सा सेक्शन में आता है आपको? एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 क्लियर है। अब हम आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और वो है सेक्शन 54 से लेके 54F तक की आपको जो एग्जामिशन मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो हम सब मैंने पहले बताया, हम 54 पर लगाने। तो सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है कि एग्जामिशन आपको मिलेगी ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। देखिए, मैं आपको एक हर एग्जामिशन के पीछे आपको लॉजिक समझाता हूं, क्या लॉजिक है। 54 में अगर आप अपना एक घर बेचते हैं तो आपको छूट मिलती है। अब मुझे बताइए, घर कोई इंसान कब बेचेगा? कहीं दूसरी जगह वो जा रहा है, या वो बेचारा इतना बर्बाद हो गया उसे पैसे की जरूरत है। पहला केस देखते हैं, दूसरी जगह जा रहा है तो वो ये वाला घर बेचकर दूसरी जगह खरीदेगा, और अगर दूसरी जगह घर खरीदेगा तो उसे पैसा चाहिए। अब एक घर बेचा, दूसरी जगह खरीदा, लेकिन बहुत सारा पैसा अगर उसके टैक्स में चला गया तो उसे दिक्कत होगी दूसरी जगह खरीदने। और कभी भी कोई घर इसीलिए बेचकर दूसरी जगह नहीं खरीदता है कि उसका घर महंगा बिक रहा है, मजबूरी में। कभी भी कोई घर नहीं बेचता है अपना अगर उसे लगे कि 2 4 5 10 20 लाख रुपए फालतू मिल रहा है, वो तभी बेचता है जब मजबूरी होती है। तो अब मजबूरी है, उसे अपना घर बेचकर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है और बहुत सारा टैक्स चला जाएगा, तो नया घर वो खरीदने में उसे दिक्कत आएगी। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर एक के पास अपना घर हो। उसका रीजन क्या है कि अगर एक ऐसा देश जहां पर सबके पास अपना घर है ना, वहाँ क्राइम रेट बहुत कम होगा, क्योंकि आप सुखी रहते हैं, अपने परिवार के साथ एक घर में रहते हैं, आपको किराया नहीं देना है, तो आपको थोड़ी समस्या कम है। आपके पास अर्निंग कुछ कम है, फिर भी आपके सर पे छत है, आप अपने घर पे रहते हैं, दिक्कत कम है। लेकिन अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, 1 महीना तो यूं ही खत्म हो जाता है, फिर किराया देना पड़ता है, और किराया देने के लिए पैसा अच्छा खासा देना पड़ता है। और अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं किसी वजह से, और आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना है और आप कमा नहीं पा रहे, तो कई बार लोग क्राइम वाले रास्ते पर चले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, देश खुशहाल होने के लिए जरूरी है सबके पास अपने घर हो। तो एक तो ये रीजन है कि आप एक घर बेचकर दूसरा घर खरीद रहे हैं तो आपको एग्जम्पशन मिल रही है। दूसरा, एक और केस होता है, किसी को बहुत हैवी लॉसेस हो गए तो वो घर बेचकर उस लॉसेस का भुगतान करना चाहता है, तो उसमें भी टैक्स ना दिया जाए, अच्छा है। और कई बार क्या सोचता है वो कि मैं, एक बड़ा घर है मेरा, उसे बेच के छोटा कहीं घर खरीद और बाकी लोन की पेमेंट कर, तो उसमें भी ये फायदा देता है। कंडीशन ये है कि आप एक नया घर जरूर खरीदें, पुराना घर बेचें और एक नया घर खरीदें। तो असेसी कौन होगा? रेजिडेंशियल हाउस वर्ड यूज हुआ है, रेजिडेंस में कौन रहता है? इंडिविजुअल या एचयूएफ? तो केवल इंडिविजुअल एचयूएफ को ही ये डिडक्शन मिलने वाली है, बाकी और टाइप के एसएससी को ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एसेट क्या होनी चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस, लेकिन लॉन्ग टर्म, क्योंकि कोई भी इंसान हर 6 महीने में घर बेच रहा है तो वो तो उसका पर्पस ये नहीं है कि वो दिक्कत है, वो तो प्रॉफिट कमाने के हिसाब से कर। तो बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, मतलब ऐसा हाउस जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होती है, वेदर लेट आउट वेदर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो वो रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, आप उस घर के ओनर होने चाहिए। और टाइप ऑफ कैपिटल गेन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। पहले ये 3 साल होता था, कुछ साल से ये 2 साल हुआ है, तो 3 साल पहले था, उसलिए आगे भी 3-3 साल की बात है, लेकिन अब 2 साल में ही ये लॉन्ग टर्म होता है, तो 2 साल कम से कम आपके पास ये घर रहा हो। अब आपको एग्जाम्पशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस सेक्शन की बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। क्या अच्छी बात है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, मान लिया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 50 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लिया 40 लाख है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख है।
अब आपसे ये कहा गया है आप नया घर केवल 10 लाख का खरीदो आपको छूट मिल जाएगी। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा 50 लाख का नया घर खरीदो, आपकी जेब में तो 50 लाख आए ना। तो ये नहीं कह रहा ये सेक्शन कि आप 50 लाख का नया घर खरीदो तो हम आपको 10 लाख की पूरी छूट दे देंगे। 100% सेलिंग प्राइस इन्वेस्ट करो, आपको 100% कैपिटल गेन के एग्जम्पशन मिलेगी, ऐसा नहीं कह रहा सेक्शन। ऐसा सेक्शन 54F कहता है। ये क्या कहता है? ये कहता है आप केवल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आप 10 लाख की छूट लो। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करो, 2 लाख की छूट लो। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करो, मतलब आप 50 लाख का घर बेच के 10 लाख का घर खरीदोगे तो भी आपका पूरा माफ हो जाएगा। बाकी 40 लाख का आप इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा आप लगा रहे हैं जहां पर आपको एग्जम्पशन मिलेगी 54 में, तो वो कहाँ लगा सकते हैं आप पैसा? तो आपको पैसा लगाना है नया घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लिमिट तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो आप नया घर बना भी सकते हैं और नया घर खरीद भी सकते हैं, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। अब घर बनाना या खरीदना बच्चों का खेल तो है नहीं कि 1 मिनट में हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात है डेट ऑफ ट्रांसफर। मान लिया इस दिन आपने पुराना मकान बेचा। कई बार क्या होता है आप मकान बेचोगे, फिर सड़क पर आ जाओगे, फिर ढूंढोगे ना मकान, क्या करोगे आप? प्री डिसाइड घर ढूंढ लेंगे, हो सकता है हम घर खरीद लें, अपना पुराना सामान शिफ्ट करें और जिसको बेचा है पुराना घर उससे टाइम ले लें, भैया 2 4 6 महीने में हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो डेट ऑफ ट्रांसफर से इन्होंने कहा 1 साल पहले तक या 2 साल बाद तक आप नया मकान खरीद लो। तो आपके पास खरीदने के लिए समय है 1 साल पहले या 2 साल बाद तक का। लेकिन अगर आप मकान बना रहे हैं तो ऐसा जनरली नहीं होता कि आप मकान बना रहे हैं और आप मकान पहले ही बनाकर तैयार कर लें। मकान बनने में तो टाइम लगता ही है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इन्होंने कहा डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद हम आपको 3 साल दे देते हैं। 3 साल तो यहाँ भी मिल रहे हैं, 3 साल यहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद 3 साल का समय दे रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर लो। क्योंकि लोग कई बार किराए के मकान में रहते हैं, कंस्ट्रक्शन करा, लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला कि आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मकान बेचने से पहले ही आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुछ पैसा आपको चाहिए भी होता है, आप बेच देते हैं, उस पैसे का भी इस्तेमाल मकान बनाने के लिए करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल बाद तक आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं और खरीदने के लिए 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप अपने मकान को आराम से परचेज कर सकते हैं। दोनों टाइम अलग हैं। तो ये देखो, assessee has within a period of 1 year before or 2 year after the date on which transfer place purchased। तो परचेज करने पर क्या बोला है? परचेज करने पर टाइम लिमिट क्या है आपके पास? परचेज करने पर आपके पास टाइम है या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद तक का टाइम, या विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years, अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो 3 साल बाद तक का समय है। ठीक है, आपके पास जनरली तो एक घर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट एक घर में कर सकते हैं, नया घर एक, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक बार 2 घर खरीद कर भी या बनाकर भी छूट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम। तो यहाँ क्या लिखा है? 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। आप एक रेजिडेंशियल हाउस बना सकते हैं या खरीद सकते हैं, वो भी इंडिया में। इफ कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एक मकान खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप एक या 2 मकान इंडिया में खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि जो 2 मकान की कंडीशन है ये लाइफ में एक ही बार मिलती है। मतलब आपने क्या करा, इस साल एक मकान बेचा, 2 मकान खरीद लिए, अब लाइफ में कभी भी 2 मकान खरीदोगे या बनाओगे तो छूट नहीं मिलेगी, एक की ही मिलेगी। The date of commencement of construction is not relevant।
मकान तैयार हो जाना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर, चाहे मकान बनाना 2-5 साल 10 साल पहले शुरू करा, उससे कोई लेना नहीं। व्हाट इज रिलेवेंट? द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। Thus, exemption is still available if house is sold after the construction of new house has begun. उससे हमें मतलब नहीं है ना मकान बनाना कब शुरू किया, मकान कंप्लीट 3 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए डेट ऑफ ट्रांसफर। एग्जाम्शन कितनी मिलेगी? जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट, ये भी अभी आई है, पहले नहीं थी। अब यहां तक बात समझ में आई आपको? अब आप क्या कर सकते हैं, पुराना मकान बेचा 10-15 साल पुराना, उस पर कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़ का, आपने नया मकान 1 करोड़ का खरीदा, छूट ले ली, और फिर नया मकान 1 करोड़ का बेच दिया 1 करोड़ में। 1 करोड़ का मकान खरीदा तो 1 करोड़ में तो बिक जाएगा, तो पुराना भी माफ हो गया, नया पैसा भी आ गया। इसीलिए क्या है कि आपको जो नया मकान खरीदा या बनाया है उसको 3 साल तक आपने बेचना नहीं। बेच दिया तो जितना फ्री एग्जम्पशन मिली थी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अदरवाइज एग्जम्पशन गिवन शैल बी विड्रॉन। और विड्रॉन भी कैसे होगी उसका भी एक तरीका है। कैसे होगी विड्रॉ? आप जो न्यू हाउस आप बेचोगे ना, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। असल में क्या है, यहाँ 3 साल का टाइम है ना। पहले क्या है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल होता था हाउस के लिए, ये डिसाइड करने के लिए वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, तो यहाँ भी 3 साल लिखा था। अब वहां तो चेंज हो गया कि 2 साल बाद ही ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। तो पहले तो मैं ये सिखाता था जब पढ़ाता था तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन अब मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसके लिए इन्होंने क्या कहा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना उसमें से माइनस कर दो जो एग्जम्पशन मिली थी आपको, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा, तो एक तरीके से वो टैक्सेबल हो गया। और वहां लॉजिक ये था कि आपको एग्जम्पशन मिली लॉन्ग टर्म जिसपे 20% का टैक्स लगता है, और अब टैक्सेबल होगा शॉर्ट टर्म जिसपे 30% का टैक्स लग जाता है, तो आपका नुकसान हो जाए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, फॉर द पर्पस व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी रिड्यूस्ड बाय द एग्जम्पशन अर्लियर। मैंने कहा था आपको 54 में टाइम लगाएंगे क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आगे भी लगेंगे। एक और नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वह है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये क्या है? देखिए आपका जो ईयर है वो एंड होगा 31 मार्च 24 को। आईटीआर की लास्ट डेट अंडर सेक्शन 139(1) आपके लिए जुलाई 31, 2024। तो वहां पर आईटीआर फाइल करोगे तो वहां पर आपको टैक्स जमा कराना जो भी आपका बनता है। अभी कितना टाइम हो गया, 4 महीने। आपने घर बेचा एक, उस पर कैपिटल गेन है 1 करोड़ का, आईटीआर 4 महीने बाद है, तो आप उसमें बोलोगे मैं घर खरीद लूंगा, 2 साल का टाइम है, घर बना लूंगा 3 साल का टाइम है, मैं तो नहीं दे रहा। तो 3 साल तक जिसने घर बनाना है, नहीं बनाना, खरीदना नहीं खरीदना, हर कोई छूट ले लेगा। ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है। तो इनके दिमाग में आया एक तरीका, इन्होंने कहा आप पुराना मकान बेच चुके हैं, पैसा आपको मिल चुका है, तो एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बैंक में जाओ, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा दो जितने का आप नया मकान खरीदना या बनाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा आपके पास है। जितना पैसा आप आईटीआर फाइल करने की डेट तक इसमें जमा करा दोगे, वो हम मान लेंगे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया सही जगह और हम आपको छूट दे देंगे। और इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा जमा कराया है
वो केवल नया मकान खरीदने और बनाने के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने किसी साल इस पैसे को निकाल कर किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया तो जितना पैसा और किसी पर्पस के लिए यूज करा है वो उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के रूप में, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विड्रॉ हो रहा है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मान लिया इस्तेमाल ही नहीं करा और उस पैसे का इस्तेमाल मतलब मकान बनाने खरीदने के लिए यूज नहीं करा, हमने कहा हम कर रहे हो, पैसा निकाल लिए तो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो वहां पर सेम प्रीवियस ईयर में उस पैसे का इस्तेमाल करो, नहीं तो टैक्सेबल कर देंगे। और ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हमने आपको जितना पैसा आपने जमा किया सारा आपको छूट दे दिया, ये एज्यूम करते हुए कि इस पैसे का इस्तेमाल आप मकान बनाने या खरीदने के लिए करेंगे। 3 साल तक आप मकान बनाने का ऑप्शन है। 3 साल के बाद जितना पैसा इसमें पड़ा है और यूज नहीं हुआ वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो आपको छूट दे दी गई थी और आपने यूज नहीं करा तो वो टैक्सेबल। मान लें कि बेचने से 1 करोड़ आया, हमने 50 लाख इसमें डाल दिए, 50 लाख में तो 50 लाख की छूट मिलेगी नहीं, ठीक है। आपने 50 लाख की एक जमीन खरीद ली और 50 लाख यहाँ जमा करा दिए तो 1 करोड़ की छूट मिल जाएगी। और आपने 40 लाख का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, 10 लाख 3 साल बाद 10 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसा आपने जमा किया था लेकिन उसका यूज नहीं किया था। तो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम समझ में आता है, ये हर सेक्शन में आएगा, है ना, सेम ही। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन हैज टू बी यूटिलाइज्ड till the last date of final furnishing of return, otherwise amount should be deposited in capital gain account scheme and proof of such deposit should be enclosed with the ITR. Subsequently, the amount should be withdrawn from this scheme and should be utilized for a specified purpose, otherwise it will be considered to be long term capital gain of the year in which the prescribed period has expired. If this amount is used for any other purpose, it will become taxable. डेट ऑफ ट्रांसफर के बना लो या 2 साल के अंदर अंदर मकान खरीद लो। मान लिया कंपलसरी एक्विजिशन हुआ और गवर्नमेंट ने आपको पैसा ही नहीं दिया, 4 साल बाद पैसा दिया। अब आपके पास पैसा 4 साल बाद हुआ, टैक्सेबल तो उसी साल होगा, लेकिन यहाँ लिखा डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर, वो तो खत्म हो गया टाइम। तो इन्होंने कहा कि अगर एसेट को कंपलसरी एक्वायर किया है तो जो टाइम पीरियड हमने बोला है वो टाइम पीरियड डेट ऑफ ट्रांसफर की बजाय डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन से स्टार्ट हो, ठीक है। और असेसमेंट ईयर 21-22 से अमेंडमेंट आया था कि आपको 2 घर मिल सकते हैं छूट में अगर आप खरीदते हैं, लेकिन तभी जब कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ तक हो। फर्दर ये ऑप्शन आप लाइफ में एक ही बार ले सकते हैं, 2 बार नहीं, ठीक है। All other condition of one house will apply on these 2 houses. Exemption is available if asset transfer is long-term capital asset, है ना, on or after 1st April 19 and long-term capital gain should not exceed 2 crore. चलिए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करते हैं। मिस्टर एक्स ने परचेज किया रेजिडेंशियल हाउस 5-6 में 2 करोड़ में, और इस घर को इन्होंने बेच दिया है 35 करोड़ रुपए में प्रीवियस ईयर 23-24 में, और इन्होंने 2 प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है 14 करोड़ रुपए की 2 प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो कैपिटल गेन निकालते हैं। सबसे पहले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा 5-6 से लेकर 23-24 तक है, तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 35 करोड़ है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है नहीं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए
हमें 2 करोड़ को इंडेक्स करना पड़ेगा। इस साल का इंडेक्स नंबर 348 है और डिवाइड करेंगे इसको हम इंडेक्स नंबर से, वो वाला इंडेक्स नंबर जिस ईयर में ये हमने खरीदा था 56117 है, तो ये 5.95 CR हो जाएगा। ठीक है, और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 29.05 CR। ठीक, एग्जाम में एग्जैक्टली निकाल लीजिएगा, वैल्यू यहां पर दे रखी है। अब हमें लेस लिखना है एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54। या तो आपने सेक्शन का नंबर नहीं लिखा या गलत लिखा, दोनों ही सिचुएशन में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। कई बार आपको लॉ में बोला जाता है ना कि अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं पता तो मत लिखो, बोला तो ठीक जाता है, क्योंकि अगर सेक्शन नंबर गलत लिखा तो एग्जामिनर उसे चेक ही नहीं करेगा, काट देगा अगर गलत है। यहाँ पर अगर सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, और गलत लिखा तो मिलेंगे ही नहीं। तो सेक्शन लिखना जरूरी है और सही लिखना जरूरी। नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदा हो वो भी है, और आपको 2 घर की एग्जम्पशन मिलेगी अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। यहाँ कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 1 घर की ही छूट मिलेगी। और तो यहाँ पर हमें एग्जम्पशन 1 घर की ही मिलेगी, ये तो तय हो गया। अब 1 घर की एग्जम्पशन भी, पहली बात एग्जम्पशन मिलेगी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 1 हाउस, क्योंकि एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज मोर देन 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन होने की वजह से एक ही घर की एग्जम्पशन मिलेगी आपको, है ना, ₹14 करोड़, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 10 करोड़। एक घर की 14 करोड़ है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगी, ये भी लिखा है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 29.05 करोड़, विच एवर इज लेस। तो इन दोनों में से जो भी कम है उसकी छूट मिलेगी। मान लिया एक घर, इनका ये जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन ही होता है 8 करोड़ का, तो 8 करोड़ से ज्यादा थोड़ी ना छूट, 10 करोड़ की थोड़ी ना दे देते, 8 करोड़ में से 8 की देते। तो जो इन्वेस्टमेंट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू 1 और 2 हाउस एंड मैक्सिमम टू 10 करोड़ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लेस, ये आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी और आपके लिए टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 19.05 करोड़। ठीक है, ये बात समझ में आती है। एग्जम्पशन नंबर 34, मिस्टर एक्स ने एक परचेज किया था हाउस 9 करोड़ रुपए का और उसको बेचा 10 करोड़ रुपए में। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है 2 घर 50-50 लाख रुपए के, हमें कैपिटल गेन निकालना। तो यहाँ तो हमें लग रहा है कि लॉस ही हो गया होगा, क्योंकि 9 करोड़ में कुछ साल पहले खरीदा था, बेचा 10 करोड़ में, इंडेक्सेशन भी होगा तो लॉस ही होने की उम्मीद है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इनके लिए जो है वो है 1417 से 1417 से लेकर 31 मार्च 24 तक। ठीक है, लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने 10 करोड़ में बेचा, ज्यादा तो नहीं होगी, 0 सही है। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 9 करोड़
इंटू 348 डिवाइड बाय 1718 का जो नंबर था वो था 272। तो क्या ये 11,51,47,059 रुपए आ रहा है? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉस आ गया है, तो 1,51,47,059। अब जब लॉस ही आ गया तो उसमें क्या तो एग्जम्पशन मिलेगी। अब यहां पर लिखा है ए पार्ट कि क्या होगा अगर हमने 13 करोड़ में बेचा हो। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 13 करोड़ है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 11,51,47,059। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 1,48,52,941। 2 करोड़ से कम है तो लाइफ में एक बार 2 घर की भी छूट मिल सकती है। तो लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। इन्होंने 50-50 लाख के 2 घर खरीदे हैं तो 1 करोड़ रुपए एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। तो 1 करोड़ 2 घर के लिए मिल सकते हैं। 2 हाउसेज आर अलाउड, है ना। और एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.48 CR। तो दोनों में से जो भी कम है, तो जो कम है उसके लिए छूट मिल जाएगी। अच्छा सॉरी, इन्होंने 2 घर 50 लाख के खरीदे, ईच नहीं है 50 लाख। तो इन्होंने विच एवर इज लेस, तो 25 लाख के मकान लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। तो 50 लाख रुपए की इन्हें छूट मिल जाएगी और इनके लिए 98,52,941 टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और सी पार्ट में बोला है क्या होगा अगर इन्होंने मकान 15 करोड़ में बेचा हो। बी पार्ट में, तो बी पार्ट में बोला है अगर 15 करोड़ में इन्होंने घर बेचा है तो क्या होगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है इनके पास 15 करोड़, है ना। तो 15 करोड़ रुपए में इन्होंने घर बेच दिया और लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,51,47,059 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 3,48,52,941। अब 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन हो गया है तो लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 मैक्सिमम 1 हाउस विल बी eligible as long term capital gain is more than 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एक ही घर के लिए छूट मिलेगी, वो है 25 लाख सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उससे तो कम ही है। तो 25 लाख की छूट मिलेगी और जो टैक्सेबल हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आ जाएगा 3,23,52,941। तो भाषण में आती है 1 घर 2 घर 10 करोड़ कैसे हमें मिलेगी सारी एग्जम्पशन। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर एक्स ने बेचा है एक रेजिडेंशियल हाउस एक करोड़ का और एक मकान खरीद
दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक लॉन्ग टर्म। तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स तो आपने जो बेचा है वो 10 करोड़ में बेचा है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा था 4 करोड़ में, इनटू इस साल बेचा है 348 और 2017-18 का इंडेक्स नंबर 272, तो ये आ गया 4 करोड़ 86 लाख 76,471। 5 crores 11 lakhs 76,471। 5 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये 2 करोड़ से ज्यादा है तो एक घर की छूट मिलेगी। वैसे भी इन्होंने 1 साल से पहले खरीदा है, वैसी छूट नहीं मिलनी थी एक घर की। अगर मान लिया ये 2 करोड़ से अंदर अंदर होता तो भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास नया घर खरीदने के लिए 1 साल पहले या 2 साल बाद का टाइम है। इन्हें तो 1 साल से पहले खरीद लिया, मतलब 1 साल से भी पहले पुराना टाइम हो गया। नया एक 1/2/2002 और 2/1/2024 में 1 साल से ज्यादा का टाइम, तो इसकी तो वैसी एग्जम्पशन नहीं मिलनी थी, 1 करोड़ की मिल सकती है बस। तो लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, आप एग्जाम में लिख देना कि भाई एक वो जो घर है वो 1 साल से पहले खरीदा और दूसरा हमारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है, इस हालत में एक ही घर की मिलेगी, वो भी बाद वाले घर की। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या है कि आपको ये भी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 3 करोड़ 88,23,529, ये आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने घर खरीदा है 2005-06 में 10 लाख रुपए का और 58 लाख में बेचा है 15 मार्च 2024 को। सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा आप पहले माइनस करेंगे, केवल ये बात आपको 54F में जाके पता चलेगी इस सेक्शन में। केवल सेक्शन 54F की वजह से मैं आपको हर एक में पहले ही डालने सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करने की आदत डाल रहा हूँ। 19 जुलाई को इन्होंने एक नया घर खरीदा है, हमें कैपिटल गेन निकालना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो जो नया घर खरीदा है वो इन्होंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक या तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालना है या खरीदना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 लॉन्ग टर्म में पीरियड ऑफ होल्डिंग में लिख नहीं रहा हूं, सीधा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख रहा हूं। जो इन्होंने मकान बेचा है वो 58 लाख में बेचा है, लेस
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा था 10 लाख में इंटू 548 डिवाइड बाय 2005-6 का अच्छा पहले एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आदत बनाते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 5% ऑफ 58 लाख कितना आ गया 2,90,000 तो नेट सेल्स कंसिडरेशन या नेट फुल वैल्यू कंसिडरेशन 55,10,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख इंटू 548 डिवाइड बाय इन्होंने जो खरीदा था वो 2005-6 में खरीदा था तो 5-6 का इंडेक्स नंबर क्या था 11 तो कितना आ गया 29,72,380 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया हमारा 25,35,641 क्या सॉरी 348 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 हमने नया मकान 28 लाख का खरीदा है तो एलिजिबल एक एक करके सारे केस आ जाएंगे लॉस आ जाएगा एक से ज्यादा अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है मतलब सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे हर क्वेश्चन में तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट हमारी है 28 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,35,641 विच एवर इज लेस ये एग्जाम्पशन मिलेगी 25,35,641 और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा नील ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 मिस्टर एक्स ने मकान बेचा है 51 लाख का सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है हमें 27,80,000 इन्होंने 15 लाख रुपए जमा किए हैं 30 जुलाई को 7.5 लाख रुपए जमा करें 18 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31 जुलाई तो हमें बताना है कितना कैपिटल गेन होगा फुल वैल्यू कंसिडरेशन 51 लाख लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1 lakh less index cost of acquisition 27,80,000 long term capital gain 22,20,000 less exemption under section 54 eligible investment इन्होंने 2 बार पैसा जमा किया है एक बार इन्होंने 15 लाख रुपए जमा किया है एक बार इन्होंने 7.5 लाख जमा किया है तो हम 15 लाख रुपए की छूट दे देंगे और नोट डाल देंगे कि जो 7.5 नोट डालना जरूरी है एग्जाम में कि जो हमारा 7.5 लाख रुपए है वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमने आईटीआर फाइलिंग की डेट के बाद में उसको डिपॉजिट किया है तो नॉट एलिजिबल है ना नोट डाल देंगे ₹7,50,000 डिपॉजिटेड on 18/8/24 in capital gain account scheme is not eligible for deduction for exemption under section 54 as it was deposited after date of filing ITR as per section
139(1), ये सेक्शन 139(1) आपको याद रखना है, ये जगह जगह यूज होता है। हम 139(1) सेक्शन पढ़ेंगे भी बाद में। इसमें लिखा है 31 जुलाई है इंडिविजुअल के लिए आईटीआर की फाइलिंग। ऐसे नोट जो आपको बातें हैं वो सारी नोट में लिखनी पड़ेंगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बोला, सब कुछ नोट में लिखना पड़ेगा। आधे पेज का बल्कि कई बार नोट हो जाएगा, आपको वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 35, मिस्टर एक्स ने परचेज किया था 99,2000 में, मार्केट वैल्यू दे रखी है। मिस्टर एक्स ने इम्प्रूवमेंट भी किया, फिर इसे घर को बेच दिया, नया घर भी खरीद लिया, नया घर भी बेच दिया। तो धीरे धीरे सारी बातें आती चली जा रही है, नई नई बातें आती जा रही है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल क्वेश्चन इसी सेक्शन के दे रहा हूँ, सब सेक्शन ऐसे ही है, औरों में एक एक दो दो एग्जाम्पल क्वेश्चन आएंगे। इसमें सबसे में आ गया तो सब ऐसे ही है। एग्जाम में कोई भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पर है तो इसके क्वेश्चन ज्यादा है। नया घर भी बेच दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दोनों टाइम पर बता रखे हैं हमें क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल जो हमारा हाउस था उसके बारे में बात करते हैं हम। पीरियड ऑफ होल्डिंग उसके लिए थी हमारी 99,2000 से लेकर हमने इसको ट्रांसफर किया है 1124, तो लॉन्ग टर्म है। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये हमने 83 लाख में सेल किया है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1% लिखा हुआ है ना, 83,000, 82,17,000 आ जाएगा, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये 2 लाख में खरीदा था 14,2001 से पहले, और हमारा है 14,2001 को 235, तो यहाँ क्या लेंगे 235। और यहाँ पर भी आपको क्या करना चाहिए, ये नोट में लिखना पड़ेगा कि हमने यहाँ 235 क्यों लिया है। तो या तो 1 लिख करके नीचे वो नोट नंबर 1 में लिखें, या स्टार बनाकर लिखें, लिखना पड़ेगा। इनटू 348 डिवाइड बाय 100, तो 8,17,800 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था 3-4 में, 2003-4 में 5 लाख का। तो 3-4 का इंडेक्स नंबर 109 है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आ गया ये 15,96,330 का आया। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 58,02,870। चेक करते रहिएगा, कुछ मिस्टेक हो सकती है। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो इन्होंने नया हाउस खरीद दिया है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर से पहले 65 लाख रुपए का। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट 65 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 58,02,870 विच इज लेस। तो 58,02,870 और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया नील। अब जो नया मकान है वो 3 साल से पहले आपको बेचना नहीं है, लेकिन आपने बेच दिया है 1125 को, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में अब यहाँ पर इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखते हैं। तो ये जो नया मकान खरीदा था इन्होंने 15/7/24 को खरीदा था और इसको बेच दिया 1/1/25 को। तो ये शॉर्ट टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
नया मकान 68 लाख रुपीस में बेचा है, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 68,000, नेट सेल कंसिडरेशन 67,32,000, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारा, ये जो मकान हमने खरीदा था ये 65 लाख का खरीदा था, है ना, लेकिन इसमें से हम लेस कर देंगे जो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 हमने क्लेम करी थी, और वो क्लेम करी थी 58,02,870। सारा लेस नहीं होगा, जितनी एग्जम्पशन ली उतना ही लेस होगा। तो कितना हो गया 6,97,130, और कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया 60,34,870। और ये जो कैपिटल गेन है ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है ज्यादा, तो इसलिए नुकसान हो जाए। ठीक है, सन में आया ये। अगर हमने 3 साल से पहले नया मकान बेच दिया तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक घर हमने खरीदा है 1/5/2007 को 450 में, और इस पर हमने 2009 में बेचने के लिए तय करा कि हम 10 लाख में बेचेंगे। एडवांस मिल गया 70,000 रुपए, लेकिन ये हो नहीं पाया और एडवांस मनी फोरफिट कर लिया। याद है, याद है एक डेट बताई थी 2014। अगर 1 अप्रैल 2014 है उसके बाद में मिला तो अदर सोर्सेज की इनकम, उससे पहले मिला तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस होगा, 2014 से पुराना है। और इन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची है 1/4/2023 को 15 लाख रुपए में। इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने जनवरी 2024 में। कैपिटल गेन निकालना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो ये है 1/5/27 से लेकर 23 तक, 27 नहीं सॉरी 7 से। तो लॉन्ग टर्म फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिसको बेचा गया है वो 15 लाख में बेचा है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4,50,000, लेकिन इसमें से हम 70,000 माइनस करेंगे एडवांस मनी फोरफिटेड। अब ये बिफोर इंडेक्सेशन लेस करना है, इस बात का ध्यान रखिए, और ये नोट में डिटेल में लिखना है आपको कि ये एडवांस मनी फोरफिटेड ही हमने इसमें से लेस किया। ये सारी बातें लिखनी पड़ती है, नहीं तो नंबर नहीं मिलते, फिर बच्चे कहते हैं हमारे नंबर नहीं आए। डिवाइड बाय इंडेक्सेशन 2007-8 का 129, तो कितना आ गया 10,25,116। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 4,74,884। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 1,80,000, तो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिल जाएगा 1,80,000, और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 2,94,884। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर एक्स ने एक मकान खरीदा था 2001 में जुलाई में, और ये बेचा है इन्होंने इस साल 100 लाख रुपए का, मतलब 1 करोड़ का। ये इन्होंने एक नया मकान भी खरीद लिया है 20 लाख रुपए का, और नए मकान को बेच दिया 22 लाख रुपए में। हमें कैपिटल गेन वेरियस ईयर्स के लिए निकालना है। एक तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए निकालते हैं, जो हमने मकान
2001 में खरीदा था और 1723 में बेचा है, लॉन्ग टर्म है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन है इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये खरीदा था इन्होंने 2 लाख रुपए का है? और जिस समय खरीदा था, ईयर था वो 2001 2002, इसमें था 100 इंडेक्स नंबर था, 6,96,000, तो कैपिटल गेन हो गया 93,04,000। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 है, इन्होंने नया मकान 20 लाख रुपए का खरीद लिया है, तो 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी और 73,04,000 इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये जो नया मकान है इसे 3 साल तक बेचना नहीं था, लेकिन इन्होंने प्रीवियस ईयर 25-26 में बेच दिया। प्रीवियस ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 में इन्होंने बेच दिया, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 22 लाख लेस पीरियड ऑफ होल्डिंग, इन्होंने खरीदा था मकान 1724 में और जो बेचा है वो 1725, तो शॉर्ट टर्म हो गया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये जो मकान खरीदा था इन्होंने, ये 20 लाख में खरीदा था, लेकिन इसमें से लेस होगा एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 20 लाख की पूरी छूट मिल गई थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो गया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनका जो है 22 लाख रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा सेक्शन 54 जिसके ऊपर बाकी के और सेक्शन भी डिपेंडेंट है, तो आपको अच्छे से ये समझना है, नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए सारे कर लेंगे क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं, हमें मेन ये समझना है अच्छे से, है ना। तो इसे आप कंप्लीट कर